हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट की आंसर की। और ये पेपर है हमारा एमजेपीआरयू का, मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम पेपर दिए हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लें और ये चेक कर लें कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन सही है और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन हम गलत लगा के आए हैं। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए साहब, मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता हूँ, टाइम इतना है नहीं। ब्रेवेज जालक में द्विक जालक समूहित है, मतलब ब्रेवेज लेटिस कंसिस्ट ऑफ स्पेस लेटिस। तो पता होना चाहिए ब्रेवेज जालक कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के। बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है इस पर, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इसका। चलिए साहब, मैं आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन 2 मैंने लिया है, एकक सेल जिसके लेटिस बिंदु केवल किनारों पर स्थित हैं उसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आपने पढ़ा होगा यूनिट सेल के टाइप्स, आपने पढ़ा होगा प्रीमिटिव यूनिट सेल पढ़ा होगा, आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा होगा, आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा होगा, आपने एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा होगा आपने। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है हमारे पास अभाज्य एकक कोशिका यानी कि प्रीमिटिव यूनिट सेल, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए नंबर लगा हुआ है इसका। चेक करते रहना भैया अपने अपने क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे 3D क्रिस्टल संरचना में दोहराने योग्य इकाई माना जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो, जब भी आपका क्रिस्टल जालक बनेगा तो क्रिस्टल जालक हमेशा यूनिट सेल से मिलकर बनता है। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, इसका जो पहला ऑप्शन है ए नंबर वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप पहला नंबर लगाओ बेटा, यूनिट सेल। ठीक है, इसका क्या है, यूनिट सेल है क्वेश्चन 3 का आंसर। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। फलक केंद्रित इकाई सेलों की समन्वय संख्या होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 4 लगा हुआ है लेकिन होती कितनी है बेटे, 12 होती है। एक तरफ 12 है, एक तरफ 4 है, तो मतलब 12 होती है। 12 राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा के निपटाता हूँ इसको। क्रिस्टल संरचना की एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ए बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए भैया। ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ है, चेक करते रहना भैया, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जो क्रिस्टल संरचना 3 परस्पर लंबवत सदिश ए बी सी आच्छादित हैं परंतु ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, क्रिस्टल संरचना होगी। अरे भैया, सी टी और सी में बराबर होती है, टी में 1 बराबर होती है, और जो हमारे पास सी टी और ओ में तीनों बराबर नहीं होते पर कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ऑर्थोरोम्बिक। सी टी और ऑर्थोरोम्बिक, इसका राइट ऑप्शन है, सी नंबर पर आप टिक लगाओ। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। चलिए साहब, मैं आगे बढ़ाता हूँ। 7वां क्वेश्चन मेरे पास है, एससीपी संरचना में कितना स्पेस खाली होता है। वाह, क्या क्वेश्चन है यार। एससीपी संरचना में 74% जो भाग होता है वो परमाणु घेरे हुए होते हैं, केवल 26% भाग जो होता है ना वो खाली होता है। इसका डी ऑप्शन पे लगाओ। ठीक है, चलिए साहब, नमक क्रिस्टल है कौन सा भैया, नमक में एफसीसी जालक पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, हटाओ इसको, इस पर तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी घन के विकर्ण तल के मिलर सूचकांक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। नंबर 14वां, यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आप ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कहाँ पर है, इसके बाद थोड़ी पीडीएफ फाइल ऊपर नीचे हो गई है। यदि 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण किसी परमाणु पर 90 एंगस्ट्रॉम पर पड़ती है तो प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम के लिए डी का मान होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आप लगा सकते हो यार, एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा लगा दो तो निकल जाएगा वहाँ से, थीटा का मान 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। एन कोटि हमारे पास 1 होती है, 100 एंगस्ट्रॉम 2d, डी का 2 से भाग कर दो, 50 आ जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है, ए नंबर 50 एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अंतराल डी बराबर 2.82 एंगस्ट्रॉम वाले क्रिस्टल से विवर्तित होने वाली एक्सरे की अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी। क्या यार बात है यार, क्या बात है। एल लैम्डा, एन का मान 1 हो जाएगा, लैम्डा का मान निकाल लो भैया, लैम्डा मैक्सिमम के लिए थीटा का मान 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 16, 2 दूनी 4 5, यानी कि 5.64 एंगस्ट्रॉम, सी नंबर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखो 16वां क्वेश्चन है, व्युत्क्रम जालक स्थित होता काला आकाश, अरे बड़ा बुरा नाम है भाई, काला आकाश। फूरियर आकाश, बहुत बढ़िया। सामान्य आकाश, बहुत बढ़िया। ब्रेक आकाश, तो भैया फूरियर आकाश बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बी नंबर टिक लगा हुआ, बी नंबर पे। चलिए आगे देखता हूँ। एफसीसी जालक का व्युत्क्रम जालक है बीसीसी, बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर लगा हुआ है भैया, चेक करते रहना अपनी आंसर की। 18वां क्वेश्चन है मेरे पास, A2B3C/2 के अंतःखंड काटने वाले तल के मिलर के सूचकांक होंगे। तो भैया इन्होंने पहले सी नंबर लगाया था लेकिन सी नंबर गड़बड़ कर दिया, फिर डी नंबर लगाया। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, जब भी आप निकालते हो ना
एक तरीका बताऊं तुम्हें निकालने का, ये मिलर सूचकांक। तो सबसे पहले ये जो ए है ना, अनुपात में डिवाइड कर लो, 1 हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा मेरे पास, माइनस के 3/2 हो जाएगा मेरे पास, सब रेशियो में होते हैं। फिर इसका मैं व्युत्क्रम करना पड़ता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/1 हो जाएगा, ठीक है। इसका व्युत्क्रम करो 1/2 हो जाएगा, इसका करो व्युत्क्रम 2/-3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका एलसीएम लेकर भाग कर दो, 3 दूनी 6, 6 से यहाँ भाग करो तो मेरे पास 6 हो जाएगा, 6 से यहाँ भाग मतलब 6 से यहाँ गुणा करो 6 हो जाएगा, 6 से यहाँ गुणा करोगे 1/2 में तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 मेरे पास 3 हो जाएगा। और फिर जब 6 से यहाँ गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, 4 मेरे पास, वो भी क्या आ जाएगा माइनस का। तो देखो जरा कौन से हैं, 6 3 -4 मिल गया हमें, ठीक है भैया। 6 3 -4, 6 3 -4 भी देखते हैं ऑप्शन को, 6 3 -4 किस में आ रहा है, तो 3 4 3 6 4 है, 6 3 4 है, 6 3 -4, तो सी नंबर है हमारा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। ये पहले से सही लगाया था, बाद में गलत कर दिया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी घन में निम्न सममित तत्व नहीं होता, किसी घन में निम्न सममित तत्व नहीं होता, तो घन में भैया 6 सममित तत्व नहीं होता, ठीक है। डी नंबर लगाओ ऑप्शन पे, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है ना, तो एक बार चेक कर लेना अपने मॉडल से कि यार इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। देख लेना एक बार, अगर डाउट लगे किसी क्वेश्चन में, तो वैसे तो राइट सभी ऑप्शन राइट ही होंगे। हीरे का ब्रेवेज जालक क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल एफसीसी होता है, राइट ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है। 12 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रेक का नियम किस प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। अरे भैया एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, चलिए साहब आगे देखते हैं। एल लंबाई वाले एक बिंदीय क्रिस्टल के पहले ब्रिलोइन क्षेत्र में कुल अवस्थाओं की संख्या, आपके मॉडल का क्वेश्चन है ये, दिनेश का मॉडल जिसके पास है उसमें ये है क्वेश्चन, ये वाला 22वां नंबर, L/A, इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास, L/A पे टिक लगा लो, ठीक है। चलिए सब आगे देखते हैं, ए नंबर राइट है उसका। 23वां ब्रिलोइन, ठीक है, ब्रिलोइन क्षेत्र व्युत्क्रम जालक का है, किसका है, बिगनर सेइटस कोशिका, ठीक है, बिगनर सेइटस कोशिका। चलिए साहब ए नंबर पर टिक लगाओ, बिल्कुल राइट लगा हुआ है, 23वां बिल्कुल है। व्युत्क्रम जालक के रूप में ब्रेक इक्वेशन है, ब्रेक इक्वेशन होती है बेटे 2k वेक्टर डॉट g वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब सी नंबर इसका राइट है, डी नंबर नहीं है इसका राइट, ठीक है, सी नंबर राइट है इसका। क्रिस्टल संरचना के लिए पाउडर विधि की खोज किसी डिवाई एंड सेलर, पाउडर मेथड को हम डिवाई एंड सेलर भी कहते हैं भैया, डिवाई एंड सेलर मेथड भी कहते हैं, पाउडर मेथड को डिवाई एंड सेलर मेथड भी कहते हैं, सी नंबर पर टिक लगाओ, बहुत बढ़िया लगा हुआ है। परमाणु प्रकीर्णन गुणांक F केवल निम्न प्रकीर्णन कोण थीटा के लिए परमाणु संख्या Z के बराबर होता है, π/2 के लिए, ये भी सही है भाई, π/2 के लिए यानी 90 डिग्री कोण के लिए, ए नंबर लगा दो, हटाओ आगे बढ़ाते हैं। 19वां क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किसका संकुलन गुणांक अधिकतम होगा। संकुलन गुणांक मतलब पैकिंग इफिशियंसी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, पैकिंग कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा होता है 74% एफसीसी का, ठीक है, बीसीसी का 68% होता है और एसएससी का 52.4% होता है। चलिए सामने आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। साधारण घनीय क्रिस्टल का परमाणु संकुलन होगा, बहुत बढ़िया। तो पाई में ना जो तुम्हारे पास पाई का मान लगा दो बेटे 3.14 और 6 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.52 समथिंग में आ जाएगा, 0.524 समथिंग में आएगा। चलिए साहब ये बिल्कुल बी नंबर एकदम राइट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को भी, 20 में का बी नंबर लगाओ। क्रिस्टल की अपूर्णता ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, लुई मेथड प्रयोग किया जाता है, ठीक है साहब। चलो हटाओ जरा इसको, आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंध सबसे अधिक मजबूत होता है, तो भैया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, मतलब फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है FON आता है ना, फ्लोरीन FON, तो पहले फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की होती है, मतलब फ्लोरीन ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो सी नंबर राइट ऑप्शन है इसका। आगे देखते हैं, ससंजक ऊर्जा बराबर होगी, यार ससंजक ऊर्जा बराबर होगी तो इसमें जो है यूनिट सेल की ऊर्जा में से एटम की ऊर्जा घटा दी जाती है तो निकलती है, इसमें ऑप्शन तो यही नहीं है। 31 में हमें ये ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा। ससंजक ऊर्जा बराबर होती है परमाणु की ऊर्जा प्लस क्रिस्टल ऊर्जा, परमाणु की ऊर्जा माइनस क्रिस्टल ऊर्जा गुणा, चलो ये बी नंबर पे लगा लो यार, फिर और क्या होगा, बी नंबर इसका राइट होना चाहिए वैसे तो। चलिए आगे देखते हैं चीज़ को। मेंडलंग ऊर्जा की गणना की जाती है, मेंडलंग ऊर्जा की गणना की जाती है यार, मेंडलंग ऊर्जा की गणना पे मैं टिक नहीं लगवा रहा हूँ, आप खुद बताना मुझे कि मेंडलंग ऊर्जा की गणना की जाती है कैसे न कैसे करके। फिलहाल तो मेरे ख्याल से तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल के लिए, क्योंकि पूरे का पूरा हमारा आयनिक क्रिस्टल ही है सॉलिड स्टेट में, ज़्यादातर आयनिक क्रिस्टल बारे में पढ़ते हैं, तो इसका आयनिक क्रिस्टल के लिए आंसर होना चाहिए। लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा 32वें क्वेश्चन का, ठीक है। मैं 33वां क्वेश्चन ले रहा हूँ, 32वां आप खुद बताओ, ठीक है। चलिए साहब, आयनिक क्रिस्टल के घटक आयनों को मुक्त आयनों में अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जाना जाता है, जालक ऊर्जा, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ है डी पे, जालक ऊर्जा पे बिल्कुल राइट लगाओ। अर्धचालक पदार्थों में बंद होते हैं,
भैया कोवैलेंट बॉन्ड होता है, अर्धचालक पदार्थ जितने भी होते हैं सब में लगभग लगभग कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में सहसंयोजक बंध है। मेटेलिक बॉन्ड का भी बहुत कम नाम आता है और अदर बॉन्ड का भी बहुत कम नाम आता है। चलिए आगे देखते हैं 27वां नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन आयनिक बंध का गुण नहीं है? तो भैया इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, डी नंबर बिल्कुल सही है 27 में का, इलेक्ट्रॉन साझा करना। ठीक है, ये जो है आयनिक बॉन्ड का कोवैलेंट बॉन्ड में होता है पर आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। तो 28वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों बंध बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड? क्या लग रहा है बेटे आपको, जल्दी बताओ तो यही से। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहा है हमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये हुआ NaOH। तो Na और OH के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? हमारा आयनिक बॉन्ड होता है Na और OH के बीच में, और O और H के बीच में हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हमारा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों पाए जाते हैं। वरना तो भैया बी नंबर पोटेशियम क्लोराइड जिंदा आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। CH4 कोवैलेंट बॉन्ड होता है, SO2 में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ, 29वां क्वेश्चन है मेरे पास। निम्न में से कौन सा बंध सबसे अधिक भंगुर है? आयनिक बॉन्ड सबसे अधिक भंगुर होता है। ठीक है, सबसे अधिक भंगुर कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड होता है। आगे बढ़ाता हूँ 39वां नंबर, अंतर परमाणविक दूरी a वाले क्रिस्टल जालक में उत्पन्न अपरिगामी तरंग की न्यूनतम संभावित तरंग दैर्घ्य है। बहुत बढ़िया, न्यूनतम संभावित तरंग दैर्घ्य है A नंबर, तो 2a sin 90, तो n का मान 1। तो मेरे पास इसका जो ऑप्शन है ना वो डी नंबर है। डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, और लगा लो आप भी। 40वां क्वेश्चन है, n परमाणु प्रति अभाज्य कोशिका वाले एक विमीय जालक में शाखाओं की संख्या होगी। तो बेटे 40वें का क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे पास वो होगा A नंबर। ठीक है, 3n-1 प्रकाशिक 3 ध्वनिक। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको भी। 41वां क्वेश्चन है, निम्न ताप पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है, जो CB है, यानी कि CB है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की घात 3 के, यानी कि ये होती है भैया डायरेक्टली ऑप्शन में लगा रहा हूँ C नंबर पे। ठीक है, आप भी C नंबर लगाओ। जालक कंपन ऊर्जा का क्वांटम है, बहुत बढ़िया, जालक कंपन ऊर्जा का क्वांटम है फोनोन। इसको याद कर लो ठीक से, क्या नाम है? फोनोन। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। अक्रिय परमाणुओं के बीच पारस्परिक क्रिया को कहते हैं कूलाम पारस्परिक क्रिया, जालक पारस्परिक क्रिया, बंडरवाल लंदन पारस्परिक क्रिया। इनमें से कोई नहीं, तो भैया बंडरवाल फोर्सेस यहाँ पर वर्क करते हैं अक्रिय गैसों के बीच में। एक परमाणविक रेखीय जालक का कार्य करता है। 35वां क्वेश्चन है, A नंबर बिल्कुल सही लगा हुआ है, निम्न पारक फिल्टर। आगे बढ़ाता हूँ मैं। एक घनीय क्रिस्टल में कुल स्वतंत्र प्रत्यक्ष नियतांकों की संख्या होती है, 2 लगा हुआ बल्कि 3 होती है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर C लगाना 36वें का। 37वें का फोनोन है। फोनोन क्या होता है बेटे? फोनोन जो होता है ना, फोनोन और फोटोन दोनों के दोनों फर्मियोन, दोनों के दोनों हमारे बोसोन होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बोसोन। बोसोन पे टिक लगाओ। किसी द्विपरमाणुक रेखीय जालक कंपन की आवर्ती शाखा कहलाती है, प्रकाशिक शाखा कहलाती है, यानी कि ऑप्टिकल शाखा कहलाती है। ठीक है, प्रकाशिक शाखा। आगे बढ़ाता हूँ मैं। बाह्य n प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर निम्न की तरफ स्थित है, चालन बैंड की तरफ होता है। ठीक है, चालन बैंड की तरफ होता है B नंबर। ओके 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 ओके। क्रोनिंग पेनी मॉडल में अनुमत ऊर्जा के सीमा अनुरूप K का मान दिया जाता है, C नंबर है इसका राइट ऑप्शन। C नंबर पर टिक लगाओ। ठीक है, +-n⁵/A। चलिए साहब आगे बढ़ाओ। एक क्रिस्टल बाध्य इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान होता है, कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, D नंबर। आगे बढ़ाता हूँ मैं, आप लगाते रहना टिक। 50वां नंबर आ गया मेरे पास। कुचालक में संयोजी व चालन बैंड, कुचालक में कौन सा बेटे? कुचालक में संयोजी व चालन बैंड। ठीक है, कुचालक में संयोजी व चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का क्रम है, कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना ज़्यादा होता है उतना फ़ायदा है। हीरे में तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कोटि का होता है भैया, तभी तो कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन चालन बैंड संयोजी बैंड में पहुँच नहीं पाते हैं। 50वां का क्वेश्चन हो गया। चलो सब जल्दी देखते हैं। 43वां क्वेश्चन, आइंस्टाइन के ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार ठोस के सभी परमाणु कंपन करते हैं एक एवं समान आवर्ती में। ठीक है, यानी कि समान आवर्ती होनी चाहिए थी इसमें, खाली इसमें एक भी दे रखा, तो भैया A B नंबर पर टिक लगा लो। ठीक है, एक एवं समान आवर्ती। एक परमाणु रेखीय जालक में कोणीय आवर्ती ओमेगा और तरंग सदिश के वेक्टर के बीच का वर्क आवर्त फलन होगा। यार इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए भैया? देखो आप खुद देखो यार, इसका ऑप्शन क्या होगा? मॉडल से चेक करो क्या होना चाहिए। 45वां क्वेश्चन है मेरे पास, हॉल प्रभाव अर्धचालक में निम्न के मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गतिशीलता, ताप, प्रकार, गतिशीलता, वाहक सांद्रता, ताप, प्रकार, गतिशीलता एवं वाहक सांद्रता केवल अर्धचालक के प्रकार। C नंबर है राइट ऑप्शन मेरे पास, प्रकार, गतिशीलता एवं वाहक सांद्रता। ठीक है,
46वां क्वेश्चन है भैया, देखते रहना यार, इसमें जो तुम्हारे ये जो PDF फाइल है वो थोड़ी अप डाउन हो हुई है, ठीक है। क्वेश्चन चेक करते रहना कि कौन सा 46 कहाँ है और कौन सा 45 कौन सा है, और कौन सा क्वेश्चन मेरे पास 52 है, कौन सा 68 है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं PDF फाइल में, ठीक है। इसको चेक करते रहना अब एक बार, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बिल्कुल सही लगाना, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है मेरे पास, क्रिस्टल जालक में गति करते इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण में चारित्रिक फलन को कहते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है 46 में का, ए नंबर है हैमिल्टोनियम, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, 47वां क्वेश्चन मेरे पास, यानी कि वो क्वेश्चन ऊपर हो गए मेरे। 56वां क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना क्वेश्चन 56 है ये। किस नाविक की औसत बंधन ऊर्जा है? किसी नाविक की औसत बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी नाविक की बंधन मतलब किसी नाविक की औसत बंधन ऊर्जा होती है। यूकोवा सिद्धांत के अनुसार नाभिकीय बल, ठीक है, न्यूक्लियन के मध्य निम्न के आदान प्रदान से होता। तो भैया इसका ऑप्शन 57 में का डी है, पाई मेसोन के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, ड्यूटोन में बाध्य एकल अवस्थाओं की संख्या होती है। ड्यूटोन में बाध्य एकल अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है? चलो देख लेते हैं भैया, एक होती है, याद कर लो ठीक से, टिक लगा लो बढ़िया करके इस पर। 59वां क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव इकाई का मात्रक नहीं है? इकाई नहीं है, रेडियो एक्टिविटी की इकाई नहीं है। तो क्यूरी भी होती है, रदरफोर्ड भी होती है, बैकवर्ड भी होती है, पर एटॉमिक मास यूनिट नहीं होती है। सी नंबर पर लगाओ कि सी नंबर नहीं होती है। किसी रेडियो एक्टिव नमूने का अर्धायु निर्भर करता है, भैया सब पे निर्भर करता है, ताप पर भी, पदार्थ की प्रकृति पर भी और दाब पर भी। इसका मतलब है डी ऑप्शन हमारा क्या राइट है। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को, आगे बढ़ाता हूँ भैया। 51वां क्वेश्चन आ गया, देखो ऊपर नीचे क्वेश्चन हुए हैं। यदि m परमाणु भार वाले m परमाणु भार एवं a परमाणु संख्या है, तब m माइनस के a अपॉन a कहलाता है। ये m माइनस के a अपॉन a कहलाता है। संकुलन गुणांक, द्रव्यमान 6, बंधन ऊर्जा, फर्मी ऊर्जा, ठीक है भैया, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि संकुलन गुणांक कहलाता है। नाभिकीय ZXA की नाभिकीय त्रिज्या अनुपातिक है, बिल्कुल सही है भैया। a की पावर है मेरे पास, बी नंबर लगाओ इसका, a की पावर 1/3 के। चलिए आगे देखता हूं मैं क्वेश्चन। नाभिकीय बल है भैया, नाभिकीय बल तो पता होना चाहिए, प्रतिकर्षण बल होता ही है, लेकिन बहुत कम दूरी पे लगता है, ये ज़्यादा दूरी पे नहीं लगता भैया, नाभिक के अंदर लगता है। तो नाभिक के अंदर लगा लो अंदाजा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका बी नंबर है, प्रतिकर्षण बल लगता है पर छोटी दूरी पर लगता है ये, ठीक है। 53 का बी नंबर लगाओ। 54 में आगे मेरे पास नाभिक के घनत्व की कोटि होती है। तो नाभिक का घनत्व लगभग सभी नाभिकों का घनत्व पता कितना होता है? 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास में होता है। तो इसका जो ऑप्शन है मेरे पास 10⁻17, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 55 में देख लेते हैं। गोलीय नाभिक के नाभिकीय चतुर्ध्रुव अघूर्ण है भैया, कितना होता है? 0 होता है, याद कर लो ठीक से, कितना होता है बेटे? 0 होता है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ा रहा हूँ। 66वां नंबर मेरे पास आ गया। 66वां नंबर आ गया है, अर्ध अनुभवजन्य द्रव्यमान सूत्र निम्न को क्या है? निम्न को ज्ञात करने के लिए होता है, यानी कि सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला इज फॉर कम, यानी कि कण का चक्रण के लिए, नाभिक का चक्रण के लिए, नाभिक की सेल की संरचना के लिए, नाभिक का द्रव्यमान और बंधन ऊर्जा के लिए। तो राइट ऑप्शन है मेरे पास डी नंबर, नाभिक का द्रव्यमान और बंधन ऊर्जा के लिए। नाभिकीय विखंडन समझाया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तरल बूंद मॉडल से। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी जदयु संख्या नहीं है? डी नंबर है, बिल्कुल सही है एकदम। आगे बढ़ाता हूँ, नाभिक का विखंडन इसमें निम्न की बमबारी से किया जाता है, बिल्कुल नहीं लगाया ऑप्शन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? जब किसी, पता ना आपको, जब किसी यानी कि यूरेनियम 235 पर जब मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, समझ लो आप, तो वो दो हल्के, एक नया आइसोटोप बनता, फिर वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता और 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं नाभिक के विखंडन। तो ये न्यूट्रॉन के कारण होता है। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। 69वां क्वेश्चन, यानी कि 69वें क्वेश्चन का ए नंबर लगा देना, न्यूट्रॉन। 70वां क्वेश्चन आ गया, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है भैया, नाभिकीय संलयन है, ठीक है। सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? नाभिकीय संलयन होता है, मतलब सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। 70वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन आ गया, यदि r एक कणों की सीमा एवं लैम्डा 6 नियतांक, तब गीगर नटल नियम है। तो भैया गीगर नटल नियम तो सबके याद होगा, ये नंबर है, बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसमें तो कोई झंझट ही ना है। न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल सही है भैया, न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, गामा 6 में, ये भी राइट ऑप्शन है एकदम। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। Na24 का अर्धायु काल 15 घंटा है, इसमें 87.5% क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो बेटे कर लोगे आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व, 45 घंटा इसका आंसर आगा, हल करके देखो कैसा आगा। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु T है और इसका क्षय नियतांक कितना है मेरे पास? लैम्डा है,
तो फिर ज्ञात कीजिए तो इनमें कनेक्शन क्या होगा, यानी कि पता होना चाहिए कि भैया अर्ध आयुकाल और 6 नियतांक में क्या संबंध होता है। तो लैम्डा टी बराबर log A2, बिल्कुल सी नंबर राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। आंतरिक रूपांतरण संबंधित है, बिल्कुल सही है, गामा 6 से संबंधित है भैया। आगे बढ़ाते हैं चीज़ को। श्रृंखला अभिक्रिया के निर्माण के लिए रेडियो एक्टिव लक्ष्य का होना चाहिए, क्रांतिक आकार से छोटा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन राशि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है। तो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सब क्या होती हैं, संरक्षित रहती हैं। तो यहाँ परमाणु संख्या इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। जदायु संख्या वाले नाभिक का चतुर्ध्रुव अघूर्ण है, कैसे होता है, बहुत अधिक। 78 का खुद लगाओ, इसका मुझे पता नहीं चल रहा, आप खुद लगाओ क्या होना चाहिए, ठीक है। 79 का है विल्किंसन क्लाउड चैम्बर पता लगाता है अल्फा और बीटा कणों का, यानी कि आयनिक कणों का पता लगाता है, दोनों होते हैं अल्फा और बीटा। बांडी ग्राफ है जनित्र है, बिल्कुल सही है। वैद्युत स्थितिक त्वरित रहिए। आगे देखते हैं। 71वां क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं भैया, क्वेश्चन ऊपर नीचे पर ध्यान देना थोड़ा सा। अब 71वां क्वेश्चन है, नाभिकीय बिजली घरों में कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन की जाती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग तकनीक में रेडियो आइसोटोप 14 कार्बन उत्सर्जित करता है, क्या करता है, पॉजिट्रॉन, गामा कण, अल्फा कण, बीटा कण। तो कौन से कार्बन डेटिंग, तो भैया इसमें गामा कण लिखा हुआ है, गामा। कार्बन डेटिंग तकनीक में रेडियो आइसोटोप 14 कार्बन उत्सर्जित करता है। तो यार क्या लग रहा है आपको, बीटा कण, ठीक है, बीटा कण बाहर निकालता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, बीटा कण बाहर निकालता। दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में तत्व X है 11 सोडियम 22 X प्लस E प्लस मैंने बाहर करा। E प्लस मतलब, E प्लस का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, प्लस के 1 बीटा 0, मतलब दोनों तरफ हमें परमाणु क्रमांक बराबर करना है। तो इधर 11 सोडियम 22 है, इधर X लाना है मुझे, तो +1 बीटा मैंने बाहर कर दिया है। तो इधर मेरे पास अब 11 में से 11 और 1 12 तो करनी नहीं है मुझे, 10 और 1 11 होगा। तो 10 और 1 11, मतलब 10 वाला होगा। 10 वाला देख लो कौन सा, ऊपर 12 वाला है, नीचे 10 वाला, उससे 11 वाला, 10 वाला। तो द्रव्यमान संख्या में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन परमाणु क्रमांक मेरे पास 1 कम हो जाएगा क्योंकि 1 पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब इसका बी नंबर होगा मेरे पास राइट ऑप्शन, ठीक है, नियोन, बी नंबर इसका राइट ऑप्शन है। चलिए साहब आगे देखते हैं। परमाणु क्रमांक 22 का 22 रहेगा, ठीक है। 74 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ें, पता है ग्रेफाइट की छड़ें क्या काम करती हैं, बस न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देती हैं, बाकी कोई काम नहीं होता, न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देती हैं। दहन से गुजरती हैं जो परमाणु विखंडन को तेज करता है। तीव्रता से गतिमान न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन में परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊर्जा मुक्त करने के लिए यूरेनियम के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो भैया इसका बी नंबर है। तीव्रता से गतिमान, तीव्रता से गतिमान, ध्यान देना, तीव्रता से गतिमान न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, ये बात है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है यूरेनियम 235, ये सही है, बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन पे लगाओ टिक भैया, ए नंबर पे। आगे बढ़ाता हूँ, देखो 75वां क्वेश्चन पूरा हो गया। 86वां क्वेश्चन आ गया हमारा। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में आयन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के साथ कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है, परिसंचरण आवृत्ति घटती है, कक्षा की त्रिज्या घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लग रहा है भैया, इसका टिक खुद लगाओ जरा एक बार 86वें क्वेश्चन का, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। एक कण त्वरित्र एक मशीन है जो निम्न की गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए नंबर। वैद्युत आवेशित कण की ऊर्जा बढ़ाता है। जब नाभिकीय विकिरण गैस से गुजरती है तो आयनीकरण उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत है किसका, जीएम काउंटर का, ठीक है, ये जीएम काउंटर का सिद्धांत है, ठीक है, इस पर जीएम काउंटर का सिद्धांत है भैया ये। विल्किंसन क्लाउड चैम्बर इस तथ्य का प्रयोग करता है कि एक आवेशित कण जब गैस के से पास होता है तो पॉजिट्रॉन पैदा करता है, नाभिकीय अभिक्रिया पैदा करता है, गैस को रेडियो एक्टिव बनाता है, गैस को आयनीकृत करता है। तो भैया गैस को आयनीकृत करता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से कौन सा फर्मियोन है, तो भैया इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल सही लगा हुआ है टिक। फर्मियोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। आगे देखते हैं। साइक्लोट्रॉन, देखो क्वेश्चन अप डाउन हो में। साइक्लोट्रॉन अनुनाद आवर्ती 81वां क्वेश्चन है, ध्यान देना 81वां। साइक्लोट्रॉन अनुनाद आवर्ती स्वतंत्र होती है, तो पथ की त्रिज्या, साइक्लोट्रॉन की अनुनाद आवर्ती का फॉर्मूला F बराबर QB/2πm होता है, मतलब R नहीं होता, उसके अंदर आवेश तो होता है पर R नहीं होता, त्रिज्या से फ्री होती है ये बेचारी, ये त्रिज्या से फ्री होती है, ध्यान देना है, ये क्या होती है, त्रिज्या से फ्री होती है, ठीक है। लगा देता हूँ मैं टिक इस पे, ए नंबर। चलिए साहब आगे देखते हैं, चलिए साहब आगे देख लेते हैं चीज़ को हम। और इसके बाद में जीएम काउंटर समन गैस है, तो इसमें भैया समन गैस है, समन मतलब है इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इन जीएम काउंटर द क्वेंसिंग गैस इज
तो एथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, तो एथिल अल्कोहल होता है इसमें, ठीक है, एथिल अल्कोहल होता है। आगे देखते हैं। रिट क्या हुआ, सिंटिलेशन काउंटर में फॉस्फर के परम निम्न में से टकराकर उत्तेजित होते हैं। यार उत्तेजित तो होते हैं, निम्न में से परम क्या लिखा हुआ, इन द सिंटिलेशन काउंटर द एटम्स ऑफ फॉस्फर आर एक्साइटेड बाई इम्पिनिंग, ठीक है, ऑफ क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका, अल्फा बीटा तथा गामा कण, यानी कि सिंटिलेशन काउंटर में तो फास्फर सभी का वो करता है यार, तो इसका राइट ऑप्शन बी होना चाहिए वैसे तो। चलिए साहब ए नंबर पे लगा लो, ठीक है, आयनिक कण ए और बी होते हैं, अल्फा और बीटा ही होते हैं। निम्न में से कौन सा सॉलिड स्टेट अर्धचालक से का मुख्य लाभ है, यानी कि निम्न में से कौन सॉलिड स्टेट अर्धचालक, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, ये निम्न में से कौन सा सॉलिड स्टेट अर्धचालक का मुख्य लाभ है, अर्धचालक पता नहीं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, तो भैया इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर, ठीक है, निम्न तापमान पे बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। C/6 बेग है, यानी कि द रेडियस ऑफ ए साइक्लोट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए प्रोटॉन ट्रेवलिंग विद 6/c, यानी कि भी का मान हमें मिल गया है, तो सी का मान तुम्हें पता होना चाहिए। तो और गोस दे रखा है 10⁻4 गोस, मतलब 1 टेस्ला दे रखा है। तो एक फॉर्मूला लगा देना बेटे इसमें हल करने के लिए, R बराबर mv/qb, mv/qb, यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान लगेगा। जब इसको इस फॉर्मूले को रख के हल करोगे ना सारा मान, तो हमारा आगा डी का मान आगा 0.49 m, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, टिक से लगाना। बेरियन है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का बेरियन जो होता है ना वो न्यूक्लियन प्लस हाइप्रोन होता है, यानी कि 96 का मेरे पास कौन सा नंबर है, इसमें 96 का बेटे मेरे पास है ए नंबर, ठीक है, 96 का मेरे पास ए नंबर है, यानी कि क्या है मेरे पास 96 का ए नंबर है न्यूक्लियन प्लस हाइप्रोन। लगाओ टिक बढ़िया करके जरा से करके, ठीक है। आगे देखते हैं। दिए हुए कण के प्रतिकण के पास होता है, ये सभी बिल्कुल सही है, सब होने चाहिए भैया, तभी तो प्रतिकण बोला गया उसको। अजीब कण है, अरे बहुत बढ़िया भाई, अजीब कण बहुत बढ़िया है, बी नंबर है इसका अजीब कण का, हाइप्रोन प्लस केमेसोन, ठीक है, बी नंबर लगा लो आप भी इस पे। चलिए आगे देखते हैं। क्वार्क कण मिलकर निम्न समग्र कण बनाते हैं, बोसोन बनाते हैं, बिल्कुल सही है भैया, बोसोन बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, बस होने वाला खत्म। 100 क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मूल कणों की पारस्परिक क्रिया में निम्न में क्या संरक्षित रहता है, द्रव्यमान ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन संख्या, पेरियन संख्या संरक्षित रहती है, बिल्कुल सही है। और भैया डी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ाता हूँ भैया, लगाए जाओ टिक। अब क्वेश्चन नंबर 91 है मेरे पास, हेड्रोन है। हेड्रोन मेसोन प्लस बेरियन होता है, ठीक है, हेड्रोन जो होता है बेटे वो मेसोन प्लस बेरियन होता है, बी नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है। म्यू मेसोन का द्रव्यमान कितना होता है, म्यू मेसोन का द्रव्यमान डी होता है, बिल्कुल सही लगा हुआ ऑप्शन एकदम। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म पैदा करने के लिए फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर 94, p प्लस पाई 0 प्लस पाई प्लस में बेरियन संख्या होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है, डी नंबर लगाओ, 0 से 0 या +1। आगे देखते हैं। ग्रेविटोन निम्न मूल कण है, ग्रेविटोन जो होता है बेटे निम्न का मूल कण है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ग्रेविटोन निम्न मूल कण है, क्या है मेरे पास सी नंबर है, ठीक है। बोसोन, बोसोन मेरे पास सी नंबर है। और पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है इसमें, पीडीएफ फाइल थोड़ी अप डाउन हो गई है, थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं। तो आपको बढ़िया करके क्वेश्चन देखने हैं कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन चेक करते रहना, कभी उल्टे उल्टे क्वेश्चन लगा दो कि एक तरफा चली रही है पीडीएफ फाइल में थोड़े क्वेश्चन अप डाउन हुए हैं, बस इतना ध्यान देना हो तुम्हें, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन थोड़े बहुत डाउट लग रहा हो तो उसको एक बार देख लेना सर्च करके गूगल पे जाके कि कौन सा ऑप्शन का सही होना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल से जितने बताएं लगभग सभी हैं, सभी सही होंगे, ठीक है। चलिए साहब अब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट पेपर की आंसर की के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।